Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, history teacher. Today we will discuss chapter 11 आधुनिकरण के रास्ते। बेटा, कल हमने टॉपिक चीनी साम्यवादी दल का उदय रीड किया था। आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नए जनवाद की स्थापना 1949 to 65। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। कब हुई बेटा? 1949 में। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामियों को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषि आबादी का 98% था। नेक्स्ट बेटा, माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय होंगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी के सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953 to 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियू शाओची और तंग सियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की। तो बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपसे पूछा जाए कि कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश किस किसने की? तो आप बताओगे लियो छियाओ ने एंड तंग सियाओपिंग ने। यहाँ क्वेश्चन बन रहा आपका, घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दर्शनों का टकराव 1965 टू 78। तो जो समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना, जो भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमज़ोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध से प्रभाव बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के ख़त्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 1978 से शुरू होने वाले जो भी सुधार चीन के अंदर हुए उनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल। ओके बेटा, थैंक यू।